हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज लर्नर्स। आज हम तुलनात्मक राजनीति की समझ को समझेंगे। यूनिट फर्स्ट है, सेकंड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की ये क्लास है। एंड ये पूरी एज पर द यूजीसीएफ 2022 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है, न्यू है एंड फर्स्ट एडिशन है। बेझिझक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पूरे चैप्टर में क्या है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम करेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और परिभाषा। दूसरा पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और कार्यक्षेत्र। तीसरा है तुलना करने की आवश्यकता क्यों है, तुलना करने के लिए विभिन्न तरीके और दृष्टिकोण। फोर्थ है यूरो केंद्रवाद का अर्थ क्या है और हमें यूरो केंद्रवाद के आगे जानने की आवश्यकता क्यों है। ओके, ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंटेंट है कि हम क्या जानेंगे इस चैप्टर में। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और परिभाषा। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सामान्य शब्दों में तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न समाजों में चल रही राजनीति व्यवस्थाओं का विश्लेषण और तुलना की जाती है। ठीक है, तुलनात्मक वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि तुलना करना है ना। हम अपने लाइफ में बेसिकली हम तुलना करते हैं कि ये अच्छा है, ये ख़राब है, चाहे इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसे ही तुलना की गई है। सामान्य शब्दों में कहें तो देखो, राजनीति के अंतर्गत जो भी राजनीति है उसके अंदर हम क्या करते हैं, समाजों में चल रही राजनीति व्यवस्थाओं का विश्लेषण करते हैं। समाज में जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही होती है उसकी हम विश्लेषण करते हैं और क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेहतर है, ये सब बताते हैं। यानी कि हम बेसिकली तुलना कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यह राज्यों के भीतर और बाहर की इकाइयों की तुलना भी करता है। ठीक है, दूसरे राज्य और अपने राज्यों के बीच में देखता है, राजनीति व्यवस्था उसकी विश्लेषण करता है, भीतर और बाहर। ठीक है, कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और ये सब देखिए हम अपने देश को कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं। तो देखो, हम तुलना करते हैं तो ये नहीं कि नेगेटिव पॉइंट्स को ही लेते हैं, हम उसमें पॉजिटिविटी को भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम आगे ग्रो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है तुलना और विश्लेषण पर अपने ध्यान के साथ यह विभिन्न राजनीति प्रणालियों में राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ साथ राजनीतिक शक्ति को भी ध्यान में रखता है। ठीक है, अब देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अनुशासन में 3 परंपराएं हैं। पहला, एकल देशों के अध्ययन की ओर उन्मुख कार्य प्रणाली, विश्लेषणात्मक। ठीक है, तो ये था हमारा तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और परिभाषा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, कुछ विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं भी दी हैं, उसमें से 2 हैं, 2 को लिया है मैंने, देख लीजिए। पहले है जीन ब्लोडेल। ठीक है, 1999 में कहते हैं दो या अधिक राजनीतिक प्रणालियों की एक साथ या क्रमिक परीक्षा से संबंधित होने के रूप में परिभाषित करते हैं। देखा, वही 1 या 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक होगा या 1 से 2 होगा, जब भी तो हम उनमें तुलना कर पाएंगे। तो ये राजनीति में तुलना करते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है हैरोप एवं मैकक्रॉमिक कहते हैं विभिन्न देशों में सरकार एवं राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन है, जिससे उनके विरोधाभासों और समानताओं को चित्रित करके उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए चित्र किया गया है। समझे?
ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र क्या क्या है देख लेते हैं। सो पहला पॉइंट है इसमें तुलनात्मक राजनीति के अनुशासन की विभिन्न स्तरों पर आलोचना की गई है। इसे यूरो केंद्रवाद माना गया है, जिसका अर्थ है पश्चिम मॉडल को विश्व के शेष भागों की तुलना में बेहतर माना जाता है। दूसरा पॉइंट है यूरो केंद्रवाद पूर्वाग्रह के आगे झुक जाती हैं और गैर पश्चिम की तुलना इस तरह से की जाती है जो पश्चिम को बेहतर और श्रेष्ठ के रूप में प्रस्तुत करता है। मोनोग्राफिक क्या होता है, जिसका अर्थ है कि अध्ययन किसी व्यवस्था के राजनीतिक संस्थानों पर केंद्रित रहा है। तो ये हमारी राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र है, जिसमें ना पश्चिम मॉडल को बेहतर बताया गया है। यहाँ इसके अंदर ही यूरो केंद्रवाद क्या होता है और यूरो केंद्रवाद किसको फॉलो करता है वो बताया गया है। ठीक है, और मोनोग्राफी भी बताई गई है, जिसका अर्थ आपने देख लिया कि अध्ययन किसी व्यवस्था के राजनीतिक संस्थानों पर केंद्रित होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अब बात करते हैं तुलना करने की आवश्यकता क्यों है। आखिर हम तुलना क्यों करते हैं? तो दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना करना मानव का एक स्वाभाविक गुण है। हम सभी जानते हैं, चाहे आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं तुलना कर रहे होते हैं। आप ना चाहकर भी खुद के साथ भी तुलना करते हैं, बट ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, आप अगर देखो तुलना कर रहे हो तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को लो, लेकिन पॉजिटिविटी को ज़्यादा महत्व दो। ठीक है, सो ये तो हमारा क्या स्वभाव है, मानव का स्वभाव है तुलना करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, राजनीति एक और भी अधिक महत्वपूर्ण और लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न घटनाओं को समान करने, उसमें अंतर करने और उनका आकलन करने के लिए तुलना की आवश्यकता होती है। समझे? बेसिकली तुलना की आवश्यकता क्यों होती है? तो समान करने के लिए, अंतर करने के लिए और उसका आकलन करने के लिए। ये तो राजनीति में दी गई है जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, अब टॉड लैंडमैन ने तुलना के 4 कारणों की पहचान की है। पहला, प्रासंगिक वितरण, वर्गीकरण, परिकल्पना, परीक्षण, भविष्यवाणी। ठीक है, अब बात करते हैं तुलना करने के लिए विभिन्न तरीके और दृष्टिकोण क्या क्या हैं, कि किन किन विधियों के तहत हम तुलना कर सकते हैं। तो कोपस्टीन एंड लिचबैक ने तर्क दिया है कि रुचियाँ, पहचानों और संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना 3 तरीके हैं जो तुलना करने के विभिन्न मार्ग प्रदान करते हैं। पहला, हितों पर ध्यान केंद्रित करना, पहचान पर ध्यान केंद्रित करना, संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजनीतिक दार्शनिक जेम्स स्टुअर्ट मिल ने कैसे तुलना करें प्रश्न का उत्तर देने का एक अलग तरीका दिया है। वह तुलना करने के लिए 5 रणनीतियाँ प्रदान करते हैं। पहला, समझौते की विधि, आप समझौता करके भी तुलना कर सकते हैं। दूसरा, अंतर की विधि, और समझौते की और अंतर की संयुक्त विधि। यहाँ पे धोती ये गलत लिखा गया है, मैं इसको PDF जब शेयर करूँगी अपने टेलीग्राम पे तो इसको एडिट कर दूँगी। ओके, बेसिकली ये यहाँ पे है, समझौते और अंतर की संयुक्त विधि है। ठीक है, जो पहला है ना, पहला और दूसरे को मिलाकर समझौते और अंतर की संयुक्त विधि। ठीक है, 4th पॉइंट है अवशेषों की विधि। 5th पॉइंट है सहवर्ती विविधताओं की विधि। ठीक है, तो ये था हमारा कि राजनीति में हम कैसे तुलना कर सकते हैं, उसकी 5 रणनीतियाँ दी गई हैं। ठीक है, अब समझते हैं यूरो केंद्रवाद क्या है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यूरो केंद्रवाद जो है वो पश्चिमी मॉडल को ज़्यादा ही सपोर्ट करता है, उसको विश्व के सभी देशों से सर्वश्रेष्ठ बताता है। ठीक है,
यहाँ पे आप देखिए, यूरो केंद्रवाद का तात्पर्य पश्चिम की सभ्यता, संस्कृति और नस्ल के पक्ष में इस क्षमता और पूर्वाग्रह से है। यानी कि पश्चिमी सभ्यता की जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, नस्ल है, उसको विश्व के देशों से सर्वश्रेष्ठ बताता है और उसकी पक्षपात करता है। ठीक है। 1940 और 1950 के दशक के दौरान एक तीसरी दुनिया का दृष्टिकोण उभरा शुरू हुआ, लेकिन यह ज़्यादातर लैटिन अमेरिकी अनुभव तक ही सीमित रहा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली था यूरो केंद्रवाद। अब हम चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। देखो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए भी मैंने शॉर्टकट में यूनिट फर्स्ट को समझाने की कोशिश की है, और ये जो चैप्टर्स है ना, उसके मेन पॉइंट है। अगर आप इतना भी लर्न कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बार वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं, तो पेपर में आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा पैराग्राफ्स नहीं लिखे, मेन पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, सो निष्कर्ष देखते हैं क्या है। तुलनात्मक राजनीति एक व्यापक उप अनुशासन है जिसमें विभिन्न परंपराएं, विधियां और दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। इसमें राजनीतिक गतिविधियों का विवरण, विश्लेषण, भविष्यवाणी और सामान्यीकरण शामिल है। इन सीमाओं और समस्याओं के बावजूद विद्वानों ने समाधान खोजने और तुलनात्मक राजनीति के दायरे को बढ़ाने की कोशिश की है। तो यह हमारा निष्कर्ष था। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड मैं ये पूरी PDF एडिट करके और जहाँ पे गड़बड़ी थी उसके बाद टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। सो आप लोग सभी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, जहाँ से आप मेरी PDF को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वीडियो में समझ सकते हैं और PDF को पढ़ भी सकते हैं। सो टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉलेज लर्नर्स। ओके, सो जाइए, ज्वाइन कीजिए एंड थैंक यू सो मच। और आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं, और शेयर कीजिए ज़्यादातर अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी मदद हो सके। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस।